हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसी शर्मा और हम लोग जो हैं बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर लेकर के चल रहे हैं रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। 2 लेक्चर इसमें पीछे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आप लोगों के लिए। देयर आर 2n पार्टिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 सिमिलर बॉक्सेस। 2n पार्टिकल्स हैं और वो एक समान 2 बॉक्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन n प्लस एस n माइनस एस। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वेयर s अपॉन n लेस देन 1। प्लॉट दिस प्रोबेबिलिटी वर्सेस s अपॉन n। तो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में कई बार लॉन्ग में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सिलेबस में जो हमें ये पार्ट इसका टॉपिक का नाम दिया हुआ है वो मैंने यहाँ हेडिंग में डाल रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को जितनी ज़्यादा बार दोहराएंगे उसमें एक्यूरेसी रिजल्ट्स की उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही नैरो होता जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से इसका आंसर एग्जाम में लिख करके आएंगे। और देखिए हमारा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये क्लास हम बिल्कुल उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कोचिंग कहीं नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो उन लोगों का भी ये पेपर तैयार हो जाए। तो आइए हम ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में वो देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि 2n पार्टिकल्स हैं, तो यदि 2n कणों को यहां लिखेंगे हम, यदि 2n पार्टिकल्स को 2 एक समान बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि मैक्रोस्टेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमने बताया था 2n पार्टिकल हैं तो प्रोबेबिलिटी कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम होगी, जब दोनों पार्ट में n पार्टिकल्स आए। जब बराबर बराबर पार्टिकल्स दोनों बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास 2n पार्टिकल्स हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की मैक्रोस्टेट क्या आएगी, n आएगी। दोनों भाग में n पार्टिकल जाएं तब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी P मैक्सिमम। तो इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, P डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा n और ये होता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 1 अपॉन 2 पावर 2n। ये हमने जो फार्मूला लिखा है इसे हम इससे पिछले वाले लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां प्रूफ किया हुआ है। कितना होता है, nr डिस्ट्रीब्यूशन है तब हमारी क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू 1 अपॉन 2 पावर n। और यहाँ n की जगह कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 2n है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा n है। अब अगर यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2n जो है बहुत ज्यादा है
तो 2n जब बहुत ज्यादा है तब हम इसे क्या लिखेंगे? अब यदि 2n बहुत अधिक है बहुत अधिक है तब n+s और n-s मैक्रो स्टेट। और यहां एक कंडीशन भी दी हुई है s/n < 1 के लिए प्रोबेबिलिटी तो n+s n-s डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ऊपर लेते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल n+s फैक्टोरियल n-s इंटू 1/2n। अब हमें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास इन दोनों की? r, इसे हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल ये हमारे पास p n+s डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी n-s डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी अपॉन p प्रोबेबिलिटी n डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इन्हें डिवाइड करें इन दोनों को तो इनकी वैल्यू लगाए दे रहे हैं। कितना आ जाएगा? n+s ये हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n+s फैक्टोरियल n-s 1/2n। और इसी तरीके से n डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी थी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n 1/2n। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और ये 1/2n से 1/2n, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n+s फैक्टोरियल n+s। और इसे हम लिख सकते हैं r इक्वल टू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n+s फैक्टोरियल n+s। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लिखेंगे यहां टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा log r बेस e। ये हो जाएगा हमारे पास 2 log फैक्टोरियल n माइनस log फैक्टोरियल n+s माइनस log फैक्टोरियल n-s। और यहां हम एक चीज जानते हैं, एक स्टर्लिंग फार्मूला आता है। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है भाई? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं तब log फैक्टोरियल n की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बट फ्रॉम स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या होता है? log फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n। ये स्टर्लिंग फार्मूला कहलाता है और ये तब अप्लाई होता है जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो हम इस फार्मूला को इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे। तो इस पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास log r, ये हमारा e हमारा हर जगह पर है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो e हम मान लेंगे log के साथ लगा हुआ है। log फैक्टोरियल n की वैल्यू हो जाएगी n log n माइनस n माइनस,
अब ये हमारे पास log फैक्टोरियल n प्लस एस है, n की जगह n प्लस एस, तो ये हो जाएगा n प्लस एस, n log n यानी n प्लस एस log n प्लस एस माइनस n प्लस एस माइनस log फैक्टोरियल n माइनस एस, तो इसे लिखेंगे n माइनस एस log n माइनस एस और माइनस n माइनस एस। अब हम इसे ओपन करते हैं, देखिए ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2n log n माइनस 2n माइनस n प्लस एस log n प्लस एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस n प्लस एस माइनस n माइनस एस log n माइनस एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस n माइनस एस। और देखिए ये हमारे पास n प्लस यानी 2n और ये 2n माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये हमारे पास s प्लस का है, ये s माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचा, इक्वल टू 2n log n माइनस n प्लस एस log n प्लस एस माइनस n माइनस एस log n माइनस एस। ये हमारा इतना यहां तक बच गया। अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं। इसे हमने मान लिया ये हमारे पास है log r, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये log n प्लस एस और log n माइनस एस, इनकी वैल्यूज निकालते हैं और इन्हें हम अलग अलग इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। log n प्लस एस, देखिए इसे हम सॉल्व करने के लिए log n हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस एस अपॉन n, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है s अपॉन n लेस देन 1, तो हमने ये ले लिया log n और 1 प्लस एस अपॉन n। और इसे हम लिख सकते हैं ये log mn यानी log m, इसका मतलब हो गया log n प्लस log 1 प्लस एस अपॉन n, और ये बराबर आ जाएगा log n प्लस एस अपॉन n, क्योंकि हम एक्सपेंशन जानते हैं log का, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू होता है x, कब होता है, इफ x लेस देन 1। तो ये हम कंडीशन लगा देंगे। इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे log n माइनस एस की। कितना हो जाएगा, देखिए यहां से हमने log n हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 माइनस एस अपॉन n, और इसे हम लिख सकते हैं log n प्लस log 1 माइनस एस अपॉन n, और 1 माइनस एस अपॉन n को हम लिखेंगे log n माइनस एस अपॉन n। किस तरीके से, ये है हमारा log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, log 1 माइनस एक्स बराबर होगा माइनस एक्स, कंडीशन क्या होगी, इफ x लेस देन 1। तो इस कंडीशन के साथ लिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर log r इक्वल टू 2n log n, ये ऐसे ही लिख दिया, माइनस n प्लस एस, और इसकी जगह log n प्लस एस की जगह आ जाएगा हमारे पास log n प्लस एस अपॉन n, और उसके बाद माइनस n माइनस एस, और इसकी जगह आ जाएगा log n माइनस एस अपॉन n। ये हमने वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट कर दी हैं। अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं।
इक्वल टू ये हो गया 2n log n माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा n log n, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा माइनस एस, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस एस log n, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एस स्क्वायर अपॉन n। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो n से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का n log n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो n से n कैंसिल होकर s रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये आएगा प्लस s log n, और माइनस माइनस प्लस और माइनस तो माइनस s स्क्वायर अपॉन n। अब ये देखते हैं कैंसिल क्या क्या चीज हो रही है। देखिए n log n माइनस के 2 हो गए 2n log n, और ये माइनस का s, ये है प्लस का s, तो हमारे पास क्या बचा s log n माइनस का s log n प्लस का, तो माइनस का हमारे पास बचा 2s स्क्वायर अपॉन n, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस 2s अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू n, n से यहां मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और s अपॉन n को हम लिख सकते हैं माइनस का 2f स्क्वायर n, वेयर f इक्वल टू s अपॉन n, और ये कहलाता है फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई log r की, और हमें निकालनी है वैल्यू r की। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो यहां तक सभी की समझ में आ गया होगा, तो इसलिए ये r इक्वल टू हो गया e पावर माइनस 2f स्क्वायर n। तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का। तो इससे क्या क्या चीजें क्लियर हो रही हैं वो हम अब लिखेंगे यहां पर। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या क्लियर हो रहा है, नंबर 1 मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से फ्रैक्शनल डेविएशन f बढ़ने पर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का मान, देखिए अगर यहां पर f की वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस है, और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी r का मान क्या होगा, तेजी के साथ घटेगा। तेजी से घटेगा। तो यहां हमारा ये स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शनल डेविएशन f हमारा बढ़ता है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बहुत तेजी के साथ कम होती जाती है। दूसरा क्या इससे निकलता है, नंबर 2 एक टर्म इसमें n और आ रही है। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कणों की संख्या कणों की संख्या 2n का मान बढ़ने पर भी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी r का मान
तेजी से घटता है। तो ये दो चीजें हमारी इस फार्मूला से आई। अब हम इसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमारे पास ये फार्मूला आ रहा है R इक्वल टू ई पावर माइनस 2f स्क्वायर एन। ये फार्मूला जो हमारा आया है R इक्वल टू ई पावर माइनस 2f स्क्वायर एन। अब हम यहां f और n की वैल्यू चेंज करके देखते हैं ये किस तरीके से आता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम 2n ले लें 10 टू दी पावर 6 और f की वैल्यू हमने मान लिया 10 टू दी पावर माइनस 3, तब r इक्वल टू ई पावर माइनस 2f स्क्वायर। ये देखिए ये हमारे पास इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर माइनस एफ स्क्वायर इंटू 2n। तो 2n की वैल्यू हमारे पास पावर 6 है और f स्क्वायर यानी पावर माइनस 6 हो जाएगी। तो 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 यानी e पावर माइनस 1 होगा। और e पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है 0.37। इसी तरीके से हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2n की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डेविएशन हम उतना ही रखते हैं। फिर देखते हैं क्या चेंजेज आएगा, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है हम ये कह रहे थे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो नैरो होता जाता है, यानी कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हमारी और एक्यूरेट होती जाती है, रिजल्ट्स हमारे एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये हमारा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी कम होती जाती है। जितनी कम होती जाएगी हमारा रिजल्ट उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो हमने ले लिया यदि 2n इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 और फ्रैक्शनल डेविएशन हमने 10 टू दी पावर माइनस 3 रखा, तब r इक्वल टू कितना हो जाएगा e पावर माइनस एफ स्क्वायर का मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 2n का मतलब है 10 टू दी पावर 8। तो ये हो जाएगा हमारा r इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 बचेगा। तो e पावर माइनस 2 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100। और e की पावर माइनस 100 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आती है 3.72 10 टू दी पावर माइनस 44। तो इसका मतलब जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 टू दी पावर 6 थे, फ्रैक्शनल ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.37 आ रही थी, और जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने 10 टू दी पावर 8 किए, बढ़ा दिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमारी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी घट करके जो हमारा ये रह जाता है 3.72 10 टू दी पावर माइनस 44। तो ये बहुत कम वैल्यू आती है, यानी रिजल्ट हमारा बहुत एक्यूरेट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा करके देखें तब क्या पोजीशन आएगी। तो यदि 2n इक्वल टू हम कर दें 10 टू दी पावर 10 और फ्रैक्शनल डेविएशन उतना ही रखें, तब r इक्वल टू ई पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 10 टू दी पावर 10। तो ये हो जाता है हमारा e पावर माइनस 4 जीरो लग जाएंगे, 10 टू दी पावर 10 पावर माइनस 6, तो 4 जीरो लग जाएंगे, और ये लगभग हमारा जो है जीरो के आसपास आता है, यानी कि हमारा जो कर्व है वो बहुत नैरो हो जाएगा। जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आई वो लगभग जीरो के आसपास आ जाएगी। तो जो रिजल्ट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट था उस रिजल्ट के आसपास हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं इसमें कि इनके बीच में कर्व भी हमें खींचना है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि n का मान बढ़ने पर स्टेट की प्रोबेबिलिटी, यहां लिख देंगे एक लाइन, अतः n का मान बढ़ने पर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी
तेजी से घटकर नेग्लिजिबल हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब हम इनमें कर्व देखते हैं। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, R इक्वल टू कितना था, P n प्लस एस n माइनस एस, और P जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी P n n, इसके बीच में, और फ्रैक्शनल डेविएशन या इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी F इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, S अपॉन n है। ये इधर की साइड में फ्रैक्शनल डेरिवेशन है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम हैं तब ये जो कर्व आएगा वो काफी चौड़ा सा आएगा। ये हमने 2n इक्वल टू 4 पार्टिकल्स ले लिए। अगर हम इसे पार्टिकल्स की संख्या और कम करें तो ये कर्व क्या होगा, नैरो हो जाएगा। यानी ये हमने 2n इक्वल टू 10 पार्टिकल्स पर ले लिया। अगर हम इसे पार्टिकल्स की संख्या और बढ़ा दें तो ये कर्व जो है और ज्यादा, ये जो है लगातार इसकी चौड़ाई घटती जाएगी। ये हमारे पास 2n इक्वल टू 100 पार्टिकल्स ले लिए। और अगर हम इसे और भी ले लें तो ये और भी ज्यादा इस तरीके से हो जाएगा। ये आ जाएगा 2n इक्वल टू, अगर पार्टिकल्स की संख्या 200 है तो जितने पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे कर्व जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का कर्व जो है वो लगातार इस तरीके से नैरो होता जाएगा, संकुचित होता जाएगा। तो यही इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। और अगर इसका PDF भी अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा केसी कोचिंग के नाम से, केसी कोचिंग के नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप है, उसे डाउनलोड कर दें। उस पर सारी PDF इसकी पड़ी हुई है और ये नोट्स में पड़ी हुई है। ये हमारे केसी कोचिंग ऐप पर नोट्स नाम का एक उसमें फोल्डर बना हुआ है, उसमें बिल्कुल ये सभी बच्चों के लिए फ्री में PDF पड़ी हुई है। तो चाहे वहाँ से ले लें या फिर इसी से ये अपना पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिख करके आना है जिससे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।